नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 7 दिसंबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ट्रू और फॉल्स। जिस जिस तरह से इन दोनों शब्दों का संबंध है, तो जो स्टेट है इसका संबंध किससे होगा। देखो, ट्रू का मतलब क्या होता है, सही। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत। यानी कि ये दोनों शब्द क्या दिए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो स्ट्रेट का अपोजिट हमें ज्ञात करना है। हमें ऑप्शन में दिए हैं लैंड, टेंड, मैंड और कर्व। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्व्ड। CURVE, कर्व्ड। देखो, ये कर्व्ड क्या है, इसका मतलब होता है घुमावदार। ये हमारे मेंसुरेशन में 2D और जो 3D पढ़ते हैं उनमें काम आता है। 3 डायमेंशन में कर्व्ड हम उसमें पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में कर्व्ड एक होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि इन दोनों में अंतर क्या होता है कि कर्व्ड का मतलब होता है घुमावदार या चक्राकार। जैसे कोई भी ये हमारे पास जैसे कोई घनाकार आकृति आएगी, घनाकार नहीं, जैसे बेलनाकार। तो बेलन का क्या होता है कि नीचे का हिस्सा क्या होता है, गोल होता है। तो उसमें हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर जैसे घनाभाकार आगे, जैसे ये डस्टर है, तो घनाभाकार में क्या होता है, जैसे इसकी आकृति नीचे से गोल ना होके चार भुजाओं से बनी हुई कोई आकृति होगी, या तीन से होगी, पंचभुज होगी, सप्तभुज होगी, सप्तभुज होगी। तो उन सब का हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्व्ड है। इसका आर क्या होता है, साइलेंट होता है। देखो, अगला क्वेश्चन है त्रुटि। त्रुटि और बड़ी गलती, त्रुटि बड़ी गलती। तो इनकार का क्या हो जाएगा, इनकार का हो जाएगा मनाही। इनकार का क्या हो जाएगा, मनाही हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमारे वर्णमाला का क्वेश्चन दिया है हमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, हमें इसके नंबर पे गौर करना है। देखो, 4 3 7 3 10। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 3 का अंतर आ रहा है, 4 3 7 3 10 और 3 13 13 आ जाएगा। फिर देखो, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो देखो, अब हमारे पास क्या दिया है, 4 4 नंबर पर क्या आता है, डी आता है। 3 नंबर पर सी आता है। 7 नंबर पर जी आता है। 6 नंबर पर एफ आता है। 10 नंबर पर जे आता है। और 9 नंबर पर आई आता है। यानी कि जो जितने नंबर पर आ रहा है उसकी डिजिट लिखिए साथ में। तो 13 नंबर पर क्या आ जाएगा, हमारा एम आ जाएगा। और 12 पे क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है। ये हमें सीरीज का क्वेश्चन दिया है। सीरीज के क्वेश्चन दे तो इस क्वेश्चन को देखते ही देखो हमारे पास क्या आ रहा है। देखो, यहाँ पे दो दो डिजिट क्या है, सेम आ रही है। दो दो डिजिट सेम आ रही है। तो इसका संबंध देखते हैं हम। देखो, इसमें क्या किया है, 61 प्लस क्या किया है, 6 किया है। फिर यहाँ से प्लस में कितना किया है, 4 किया है। तो यहाँ पर 4 किया है, तो आगे वाले में कितना करेगा। देखो, दो दो कम हो रहा है, पहले 6 किया फिर 4 किया। तो अब कितना प्लस में कर रहे हैं, 2 करेंगे। तो 72 दो कितना हो जाएगा, 73। यानी कि आखिरी के दो डिजिट क्या आ जाएंगे हमारे, 73 आ जाएंगे। फिर देखो, 37 37 में कितना जोड़ा गया है, कितना ऐड किया है, कि हमारा कितना आ गया, 52 आ गया। देखो, इसमें कितना ऐड किया, 15 ऐड किया। देखो, 52 ऐड किया तो 15 ऐड किया तो कितना आ गया, 52 आ गया। अब इस 52 में हम क्या करेंगे, और 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 67। तो 67 73 73, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस पेपर में सीरीज का ये एक ही क्वेश्चन दिया है हमारे को। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। अक्स एक की माँ की बहन का क्या है, पति है। तो हमें पूछा है कि अक्स का ऐसे संबंध पूछा है। तो देखो दोस्तों, हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है। ए की माँ, ये क्या हो गया, ए। इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये इसकी माँ हो गई। देखो, स्त्रीलिंग जब भी लो ना, उसको आप माइनस में लेना। और पुरुष को क्या लेंगे हम, प्लस में लेंगे। एक की माँ, एक की माँ होगी। इसकी बहन कौन हो जाएगी, बराबर में, ये क्या होगी, इसकी बहन होगी। का पति है, कौन है, अक्स है। ये इसका पति हो गया, कौन, अक्स हो गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अक्स का ऐसे संबंध। देखो, माँ की बहन कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। माँ की बहन मौसी हो जाएगी, तो मौसी का पति कौन हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। तो ये मौसा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अक्स का ऐसे क्या संबंध है, अक्स क्या है, ए का मौसा हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वर्णमाला का क्वेश्चन दिया है हमें। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, इसको क्या करना है, वर्णमाला के अनुरूप में लिखना है। यानी कि जैसे A B C D E F G H I J K L M, इस प्रकार से इसको
वर्णमाला के क्रम में अनुसार जचाना है। फिर देखो हमें क्या करना है, बाईं ओर से 1 2 3 उनको नंबर देने हैं, और फिर क्या करना है, बाईं ओर से व्यंजनों का योग करना है, यानी कि स्वरों को छोड़ देना है और व्यंजन ले लेने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ए के बाद में कौन सा डिजिट है इसमें, डी है। डी के बाद में क्या है, ई है। ई के बाद में क्या है, आई है। आई के बाद में क्या है, ओ है। ओ के बाद में क्या है, आर। आर के बाद में कौन सा आ जाएगा, एस आ जाएगा। और एस के बाद में कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये हमने इनको वर्णमाला के अनुक्रम में जचा दिया है, यानी कि वर्णमाला के अनुक्रम में जचाने के बाद में हमें क्या करना है, बाईं ओर से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इनको नंबर दे देने हैं। फिर देखो हमें क्या करना है कि व्यंजनों का योग करना है। तो देखो ये स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, स्वर। तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, आई ए ई आई ओ यू, इन 4 को काट देंगे। फिर जो बच जाते हैं उनका हमें क्या करना है, योग करना है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। तो दोस्तों ये 23 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्वरों का बाईं ओर से योग ज्ञात करना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ये वेन आरेख का क्वेश्चन दिया है इस बार हमारे को। वेन आरेख के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और आते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। वेन आरेख में दिया कि राज्य, जिला और शहर की वेन आरेख की कौन सी आकृति होगी। तो देखो देखने में आ रहा है कि जो बीच वाला है ये क्या हो जाएगा, कोई भी शहर हो जाएगा। तो शहर हो जाएगा। और शहर क्या होता है, जिला। और जिलों से क्या बनता है हमारा, राज्य। जिलों से क्या बनता है हमारा, राज्य। राज्य के अंदर क्या आते हैं, जिले। और जिले के अंदर क्या आते हैं, शहर आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। और 9वें क्वेश्चन में भी हमें वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है। इस बार हमारे काउंटिंग फिगर के 2 क्वेश्चन आए हैं। तो देखो हमारे जो बेसिक से त्रिभुज काउंट करेंगे हम, देखो इस बेस पर हम त्रिभुज काउंट करते हैं, 1 ये 2 और ये 3। देखो मैंने इस बेस पर त्रिभुज काउंट करे हैं, इस बेस के ऊपर त्रिभुज काउंट किए हैं। तो ये कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 1 2 3। 3 हो गए तो तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 और 6 हो गए। तो दोस्तों 6 तो इस बेस पर बन जाएंगे हमारे, और 6 ही क्या हो जाएंगे इस बेस पर। देखो इस बेस के ऊपर भी हमारे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 6। तो क्योंकि जब भी 2 आड़ी रेखाएं काटती हैं तो हम उसको क्या करते थे, 2 से गुणा करते थे। आप हमारा जो काउंटिंग फिगर का चैप्टर है वो जो वीडियो डाल रखा है मैंने, वो देखना, उसमें मैंने कंप्लीट काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो देखो 6 इस बेस पर बनेंगे तो 6 इस बेस पर बन जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे इस बेस पर, 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। कितने हो गए, 12 हो गए। फिर देखो एक ट्राइंगल ये बन गया छोटे वाला, और एक ये बन गया। अब इन दोनों को मिलाकर 3 ट्राइंगल और बन गए, 3 ट्राइंगल और बन गए यहाँ से। फिर देखो जो बाहर वाले सिंगल ट्राइंगल है उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये पूरा ये था, और ये 5। तो ये 5 और निकलकर हमारे यहाँ से आ गए, 5 तो ये आ गए, और एक ये बड़े वाला आ गया, एक ये बड़े वाला आ गया। अब देखो हमारे पास इन त्रिभुजों को मिलाकर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो 1 2 और इस जो एक ऊपर लिख रहा है, इन तीनों को मिलाएंगे तो एक तो यहाँ से बन जाएगा, और दूसरा कहाँ से बनेगा, दूसरा देखो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा, ये बन गया दूसरा। और तो तीसरा बन जाएगा इसके जस्ट सामने, ये बन गया हमारा तीसरा ट्राइंगल। तो इस प्रकार इसमें 3 ट्राइंगल और बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे, 12 6 6 12। टोटल ट्राइंगल हो गए हमारे कितने, 24। इस फिगर में हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 24 त्रिभुज हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, ऊपर से देखो कितने हैं, 1 2 3 4, गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4। यानी कि रो और कॉलम में हमारे स्क्वायर की संख्या क्या है, समान है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों का बाहर वालों को गुणा, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1। यानी कि या फिर ऐसे बोल दो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। तो देखो सीधे सीधे हमारे कितने ट्राइंगल बन गए,
30 ट्राइंगल बन गए। जब मैंने आपको स्क्वायर ज्ञात करना सीख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इस प्रकार की फिगर आ जाती है तो इसमें हमारे कितने फिगर बनते हैं, कितने स्क्वायर बनते हैं, 5। देखो 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला कितना हो गया 5। तो 5 तो ये रहे और 5 ये रहे, तो प्लस कितना करते हैं 10। तो टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे इसमें हमारे 40 स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें कुछ आकृतियां दी है और इनमें से जो अलग आकृति है उसका हमें चुनाव करना है। देखो क्वेश्चन में हमें खाली इतना दिया है, हमें 5 आकृति दी है, 1 2 3 4 5, और पूछा है कि इनमें से जो अलग आकृति है उसका चुनाव करना है। तो देखो जो ये सेकंड नंबर की आकृति है ये अपने आप में क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो ये 4 हैं। जो ये फूल सी आकृति बन रही है इसमें तो क्या है 4 हैं और बाकी सब में क्या है 3 है। तो ये आकृति हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। इस पेपर में दर्पण प्रतिबिंब के भी कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब का, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या है, बोनस पॉइंट है। तो देखो जब भी कोई खड़ा दर्पण हो, जब भी खड़ा दर्पण हो, हमें उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा हो, तो जो चीज पास में है, जो पास में है, पास वाली तो उसके क्या होगी, पास में होगी, और दूर वाली क्या होगी, दूर होगी। और जो लेफ्ट का तो क्या चला जाएगा राइट में, और राइट वाला क्या आ जाएगा लेफ्ट में। देखो जो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये क्या है दर्पण के पास में है, तो ये भी क्या है दर्पण के पास में है। जो ये राइट से लेफ्ट में आ रही है, राइट से लेफ्ट में आ रही है रेखा, तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट से राइट में चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि कोई रेखा जैसे इस तरह से आ रही है, कोई रेखा अगर इस तरह से आ रही है तो दर्पण प्रतिबिंब में जब खड़ा दर्पण प्रतिबिंब तो वो रेखा क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये रेखा इस तरह से हो गई। और जो ये अक्ष का निशान है, जो अक्ष है ये देखो दर्पण से दूर है, तो इधर भी क्या होगा, दर्पण से दूर होगा। तो जो फर्स्ट आकृति है हमारी, ये फर्स्ट आकृति हमारी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगी। तो आगे वाले को देखने की हमें जरूरत ही नहीं होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें। अब इस क्वेश्चन में तो क्या था, खड़ा दर्पण था हमारा, और इसमें क्या है कि दर्पण को आड़ा कर दिया है। तो जो आकृति नीचे है, जो आकृति नीचे है वो तो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और जो ऊपर वाली क्या है, नीचे चली जाएगी। यानी कि देखो अगर ये पेन होता, इस आकृति की जगह ये पेन होता, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे होता, इस पेन को यहाँ से पकड़ लो और ऐसे लटका दो, तो ये क्या हो जाता है, इसका इस तरह से क्या हो जाता, दर्पण प्रतिबिंब। और इसमें क्या किया था हमने, जैसे ये अगर ये पेन आकृति होती, ये पेन आकृति होती इसकी जगह, तो हमने इसमें क्या किया था, उसको पलटकर ऐसे कर दिया था। अगर खड़ा दर्पण प्रतिबिंब है, खड़े दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो हम आकृति को कैसे, ऐसे पलट देंगे। और अगर आड़ा दर्पण प्रतिबिंब है तो हम क्या करेंगे, नीचे से पकड़ के और उसको ऐसे लटका देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो ये सर्कल सा बन रहा है, ये क्या है, नीचे है, इसमें क्या है, नीचे है, तो जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो जो ये फर्स्ट आंसर है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड में तो ज्यों का त्यों दे रखा है, और थर्ड और फोर्थ में तो क्या है, इस आकृति को ही चेंज कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें 4 शब्द दिए हैं, गाय, मकड़ी, राजा और जाला। इसमें से जो अलग शब्द है या भिन्नार्थक शब्द है उसका हमें चुनाव करना है। तो देखो जो गाय, मकड़ी और क्या है, राजा, ये तीनों क्या है, सजीव है। और ये जो जाला है ये क्या है, मकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। जो जाला है ये क्या हो जाएगा, इसका भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि ए अगर उत्तर में दौड़ रहा है तो बी किस दिशा में दौड़ेगा, दक्षिण में। और अगर ए पूर्व में दौड़ता है तो बी किस में दौड़ेगा, पश्चिम में। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए उत्तर पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है तो बी किस दिशा में दौड़ेगा। जब भी देखो दो दिशाएं सामने, दो दिशाएं दे दी हमें और दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो जो बचेगी दिशा उसमें कौन सा दौड़ेगा, जो सेकेंड पर्सन है वो उसमें दौड़ लगाएगा। देखो इसमें उत्तर पश्चिम दे दी, तो दोनों कौन सी दिशाएं बच गई, दक्षिण और पूर्व। तो बी किस दिशा में दौड़ेगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ए क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है। देखो ए है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है, तो जो बच गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि जब भी दो दिशाएं दे दी, कोई भी दो दिशाएं दे दी, चाहे उत्तर पर पूर्व दे देता,
तो ए इस दिशा में दौड़ता तो बी किस दिशा में दौड़ता, दक्षिण पश्चिम में। और अगर ए दक्षिण और पूर्व दिशा में दौड़ता तो बी किस दिशा में दौड़ता, उत्तर और पश्चिम। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार अगर ए उत्तर पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है, उत्तर और पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है, तो बी किस दिशा में दौड़ेगा, दक्षिण और पूर्व दिशा में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी। ए बी सी और डी कार्ड खेल रहे हैं। ए और बी पार्टनर है, यानी कि ये दोनों क्या है, पार्टनर है। और जो बच गए दोनों कौन से, तो ये दोनों पार्टनर हो जाएंगे, सी और डी। फिर आगे क्या दिया है, डी का मुंह क्या है, उत्तर की ओर है, यानी कि जो डी है ना इसका मुंह क्या है, उत्तर की ओर है। तो उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है। तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है, दोस्तों ये दोनों आपस में क्या है, पार्टनर हैं, सी और डी। सी और डी आपस में पार्टनर हैं। अगर डी का मुंह उत्तर की ओर है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो दक्षिण की ओर किसका मुंह हो जाएगा, सी का मुंह हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। ये कोई चार दोस्त थे, उत्तर दक्षिण, ये तो दिशाएं हैं, पूर्व और पश्चिम। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी पार्टनर हैं, डी का मुंह क्या है, उत्तर की ओर है। ये यहाँ पर डी बैठ गया तो इसका मुंह किधर हो गया, उत्तर की ओर हो गया। और सी बैठेगा यहाँ तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। तो हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि दक्षिण की ओर किसका मुंह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे लिए एक तरह से बोनस पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, मणि है जो खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। वह पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, थोड़ी देर बाद में 45 डिग्री घूमकर 500 मीटर चलती है, तो उसकी समूह दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्या हो जाएगी, उत्तर, नीचे दक्षिण, यह पूर्व और ये पश्चिम। ये कोई मणि है, ये क्या करती है, 500 मीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, और थोड़ी देर बाद में क्या है कि 45 डिग्री घूम जाती है। तो देखो ये किधर घूम जाएगी, फिर इस दिशा में घूम जाएगी, और 500 मीटर चलती है, तो इसकी सम्मुख दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी। और आज ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, किसका, दिशा का। दिशा वाला चैप्टर बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, आपको उसको कंटेस्ट कर लेना है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, और इसके बाद में इस तरह चौथा क्वेश्चन भी आ गया। इस तरह इस पेपर में आज 4 क्वेश्चन पूछे खाली दिशा के चैप्टर से। देखो, 2 मित्र पार्किंग में वाहन खड़ा करके बगीचे में प्रवेश करते हैं। पार्किंग बगीचे से 500 मीटर दूर 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है। बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, तो पार्किंग किस दिशा में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हमें क्या बोला है कि बगीचे का प्रवेश द्वार किस ओर है, पूर्व की ओर है, यानी कि ये कोई बगीचा है, इसका प्रवेश द्वार किधर है, पूर्व की ओर। ये रही हमारी पूर्व की दिशा, ये इधर इसका क्या है, प्रवेश द्वार है। तो और फिर क्या दिया है कि पार्किंग बगीचे से 500 मीटर दूर। ये जो पार्किंग है इस बगीचे से क्या है, 500 मीटर दूर बाईं ओर 90 डिग्री। देखो ये क्या है, 90 डिग्री बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वो पार्किंग स्थल है। तो हमें पूछा है कि पार्किंग किस दिशा में है, तो पार्किंग किस दिशा में है, पार्किंग है उत्तर दिशा में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हैं आज, दिशा के चारों क्वेश्चन एकदम सीधे क्वेश्चन दिए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि मैं कुछ पर्सन और खेल्स के बारे में जानकारी दी है, और फिर नीचे कोई एक क्वेश्चन पूछा है, उसका हमें आंसर देना है। देखो, वीणा और बिंदु क्या है, कैरम और थ्रोबॉल खेलती है। काव्या और पवित्रा टेनिस और शतरंज खेलती है। काव्या और बिंदु थ्रोबॉल और शतरंज खेलती है। वीणा व पवित्रा कैरम और टेनिस खेलती है। यह हमें पर्सन और खेल के बारे में जानकारी दी है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि कौन शतरंज, टेनिस और थ्रोबॉल खेलती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, हमारे पास पर्सन कौन से हैं, वीणा, इनको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, वीणा, बिंदु, और कौन है, काव्या और पवित्रा। फिर देखो हम खेल के नाम देखते हैं, कैरम और थ्रोबॉल। कैरम और थ्रोबॉल, इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, थ्रोबॉल। कौन खेल रही है, वीणा और बिंदु। ये तो रही वीणा और ये रही बिंदु, ये दोनों क्या खेल रही हैं, कैरम और थ्रोबॉल खेल रही हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, काव्या और पवित्रा। काव्या और पवित्रा कौन से खेल खेलती हैं, टेनिस और शतरंज।
अब हमारे पास दो खेल और आ गए, टेनिस को टीएस, टेनिस और शतरंज, शतरंज को एस मान लो। ये दोनों कौन खेल रही हैं? काव्या और पवित्रा। ये काव्या और पवित्रा ये दोनों खेल खेल रही हैं। हमने इसको सही के मार्क से टिक कर दिया है। फिर आगे देखो, काव्या और बिंदु, थ्रोबॉल और शतरंज। काव्या और बिंदु, ये तो रही बिंदु, बिंदु तो थ्रोबॉल तो पहले से खेल रही है, और साथ में और क्या खेल रही है अभी? ये शतरंज, ये शतरंज और खेल रही है। कौन? बिंदु। और काव्या, अब काव्या भी क्या खेल रही है? थ्रोबॉल और शतरंज, थ्रोबॉल। फिर आगे देखते हैं, वीणा और पवित्रा। वीणा और पवित्रा कैरम और टेनिस बॉल खेलती हैं। सबसे पहले वीणा देखो, वीणा क्या करती है? कैरम और टेनिस, कैरम और टेनिस, कैरम और टेनिस खेल रही है। कौन? वीणा। फिर और कौन दिया है? पवित्रा, कैरम और टेनिस, ये पवित्रा रही, ये कैरम और ये टेनिस खेल ही रही है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शतरंज, टेनिस और थ्रोबॉल कौन सा रहा? ये तो रहा शतरंज, ये रहा थ्रोबॉल और ये रहा टेनिस। कौन सा खिलाड़ी है जो ये तीनों खेल खेलता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काव्या। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हमें इसी तरीके से करने हैं। अगर इसमें हमने कोई हमारी तरफ से दूसरा अड़ंगा लगा दिया ना, तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है और उसके बाद में हमें दो तर्क दिए गए हैं। इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा तर्क सटीक बैठता है। देखो, कथन क्या है? क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए? हमें कथन में बोला गया है कि क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगानी चाहिए। अब इसके हमें दो तर्क दिए हैं कि इनमें से कौन सा तर्क सटीक बैठता है। हाँ, वे नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं और कुछ संप्रदाय को नकल करने के लिए प्रभावित करते हैं। देखो, ऐसा हमें इसमें नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया जा सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण भी तो दिखाते हैं। सारे ही नकारात्मक तो दिखाने से रहे, और ऐसा हमें कथन में नहीं बोला गया है उतना। तो देखो, ये तो हमारा नहीं बैठेगा फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर देखते हैं, नहीं यह वृद्ध लोगों के मनोरंजन का साधन है। देखो, ये हमारा सेकंड नंबर सटीक बैठेगा, क्योंकि उनको भी टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा चाहिए, मसाला वगैरह। तो इसमें हमारा सेकंड तर्क निकलेगा। देखो, अगला क्वेश्चन है, घर पर उगाई गई सब्जियां व फल और सब्जियां बाहरी कृत्रिम परिस्थितियों से फ्रेश दिखने वाली, यानी कि जो बाहरी सब्जियां होती हैं उनको तो क्या किया जाता है? कृत्रिम परिस्थितियों से फ्रेश दिखने वाली बनाया जाता है, से लाभदायक होती हैं। कौन सी सब्जियां होती हैं लाभदायक? जो घर पर उगाई जाती हैं, फल और सब्जियां। अब देखो, इसका हमें निष्कर्ष क्या दिए गए हैं। पहला क्या है? बाहरी सब्जियां कृत्रिम परिस्थितियों से बनाए रखी जाती हैं। तो ये तो हमें सीधा सीधा ही क्या है? कथन में दिया गया है कि कृत्रिम परिस्थितियों से फ्रेश दिखने वाली होती हैं। कौन सी सब्जियां? बाहरी सब्जियां। तो ये सटीक सही है। और दूसरा क्या कथन दिया है? घर पर उगाई गई फल सब्जियां ताजा होती हैं। ये कथन भी हमारा क्या है? सही है, क्योंकि ये लाभदायक कब होती हैं? ये तो देखो, फ्रेश दिखने के लिए इनके ऊपर तो, बाहरी सब्जियों पर तो कृत्रिम तरीके से कुछ दवा वगैरह छिड़की जाती है, लेकिन जो घर पर उगाई गई सब्जियां क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं? फ्रेश होती हैं। तो ये हमारे दोनों निष्कर्ष सही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया है और उसके निष्कर्ष के आधार पर हमें उसका चयन करना है। देखो, कथन क्या है? खेल खेलने से पहले निर्देश पढ़े। ये हमें कथन में बोला गया है कि खेल खेलने से पहले निर्देश पढ़े। अब देखो, इसमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? पहला क्या दिया है? खेल का आयोजन हो रहा है। दोस्तों, अगर खेल का आयोजन हो रहा है तभी तो बोला गया है कि खेल खेलने से पहले निर्देश पढ़े। अंधे खिलाड़ी नहीं है। देखो, अगर अंधे खिलाड़ी होते तो निर्देश पढ़ने के लिए बोला जाता क्या? बिल्कुल नहीं बोला जाता। और देखो, अगला क्या है? सभी साक्षर हैं। देखो, अगर सभी साक्षर हैं तभी क्या करेंगे? वो निर्देश पढ़ेंगे। तो ये हमारे इसके क्या है कि तीनों अनुसरण करते हैं, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, और कथन में क्या दिया है? पी प्लस क्यू बराबर 12 और पी क्यू बराबर 4। ये क्वेश्चन तो अलजेब्रा का है, बीजगणित का, लेकिन इसको किसमें डाल दिया है? कथन और प्रश्न वाले क्वेश्चन में डाल दिया है। तो देखो, हम इन दोनों से, अगर इन दोनों का मान हो हमारे पास, तो हम आराम से क्या निकाल लेंगे? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान,
क्योंकि एक बार निकालेंगे हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और फिर एक बार निकालेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। फिर इसका मान समीकरण में डाल के और इसका मान समीकरण में डाल के हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। और इसका सरल रूप क्या होता है, p प्लस क्यू और क्या होता है p माइनस क्यू। तो जब हम समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो p प्लस क्यू का तो मान है ही, और हम निकालेंगे किसका मान, p माइनस क्यू का मान। तो इस तरीके से अगर ये हमारे पास दोनों है, कथन पहला और दूसरा दोनों कथन होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, p माइनस क्यू का मान निकाल पाएंगे। तो ये दोनों कथन ही आवश्यक हैं। देखो ऐसे ही हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है निर्धारित करें यदि ए बी धनात्मक है। और फिर हमें क्या दिए हैं, दो कथन दिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्यादा है किससे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। और सेकंड में क्या दिया है, ए बराबर बी दिया है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, तो जो 2ab है, 2ab का मान किससे ज्यादा है, माइनस के 2ab से। तो ये क्या है, ab का मान क्या है, धनात्मक है। और सेकंड में देखो a बराबर b है, a बराबर b है। तो देखो a बराबर b है, तो इस b की जगह भी हम क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं। तो a का मान चाहे इसे प्लस में हो और चाहे इसे माइनस में हो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, मान क्या आएगा हमारा, धनात्मक ही आएगा। फिर हमें दोस्तों तर्क में क्या दिया है कि केवल कथन फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट या फिर सेकंड, या तो फर्स्ट अनुसरण करेगा या फिर सेकंड अनुसरण करेगा। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला या फिर सेकंड, या तो फर्स्ट अनुसरण करेगा या फिर सेकंड, क्योंकि दोनों से हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, आजकल वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। ये हमें किस में बोला है, कथन में बोला है। और इसके हमें दो निष्कर्ष दिए हैं, उसके आधार पर हमें चूज करना है कि इनमें से कोई बैठता है या नहीं बैठता है। तो देखो कथन में दिया है कि आजकल वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। फिर निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं, लोग वस्तुएं नहीं खा रहे हैं। देखो हमें कथन में क्या बोला है, वस्तुओं की कीमत के बारे में जानकारी दी है। तो ये हमारे दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें प्रश्न दिया है और उसके आधार पर उसके बाद में दो कथन दिए हैं, उसके आधार पर इस प्रश्न का हमें जवाब देना है कि कौन सा कथन इसका प्रश्न का जवाब दे सकता है। क्या यह एक बॉक्स है, हमें प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि क्या यह एक बॉक्स है। फिर हमें कथन में क्या दिया है, यह फ्लेक्स के साथ खुलता है और बंद होता है। जो बॉक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, एक फ्लेक्स के साथ ही खुलता है और बंद होता है। ये कोई वो प्लास्टिक का रेपर नहीं होता कि इसको हम ऐसे फाड़ कर या कैंची से काट कर खोल लेते हैं। यह हमेशा क्या होता है, फ्लेक्स से ही खुलता है। देखो इसका उपयोग वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस बॉक्स के अंदर कोई किराने का सामान लाएंगे या फिर और कोई चीज लाएंगे। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, वस्तुओं को स्टोर करने के लिए। तो हमारे ये दोनों कथन सटीक बैठते हैं। इन दोनों कथनों से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बॉक्स है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है और फिर आगे क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है। तो इन कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष का चुनाव करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखो हमें कथन में क्या दिया है, सभी जे क्या है, सी है। ये जे क्या है, सी है, सभी जे सी है। सभी सी क्या है, टी है। फिर देखो ये जो सभी सी है ये क्या है, टी है। फिर आगे क्या है, सभी टी क्या है, पी है। ये सभी टी क्या है, पी है। फिर सभी पी क्या है, बी है। ये सभी पी क्या है, बी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमें हमेशा कैसे करना है, इस तरह से वेन डायग्राम से करेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखो निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी बी क्या है, सी है। सभी बी, सॉरी कुछ बी सी है। देखो सभी सी, ये अंदर वाला जो सभी जे क्या है, सी है। तो सभी जे क्या होंगे, टी होंगे, और सभी जे क्या होंगे, पी होंगे, और सभी जे क्या होंगे, बी होंगे। यानी कि अंदर वाले के ऊपर पूरा पूरा बाहर वाले का अधिकार होता है। सभी जे क्या होंगे, बी होंगे। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। देखो सभी सी क्या है, बी है, और सभी सी क्या है, टी है, और सभी सी क्या है,
पी हैं। अगर सारे सी बी हैं तो कुछ बी भी तो सी होंगे। तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। कुछ पी सी हैं, कुछ पी सी हैं। देखो सभी सी क्या है, पी हैं, और क्या है, पी हैं। सभी सी अगर पी हैं तो कुछ पी क्या होंगे, सी होंगे। कुछ पी भी क्या होंगे, सी होंगे। तो ये हमारे दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें पर्सन दिया गया है, हमें पर्सन दिया है और दो कथन दिए हैं। तो हमें पूछा है कि किस कथन से हम इस पर्सन का आंसर दे सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, सन की कूट संख्या क्या होगी। फिर हमें कथन में दिया है कि जी यू एन बराबर क्या है, एच यू एन, और टी यू एन बराबर क्या है, यू यू एन। देखो ये यू एन तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जी को क्या किया, जी से एक बढ़ाकर जी प्लस वन, और इसमें भी क्या किया है, टी यू प्लस वन, और यू एन का यू एन एज इट इज लिख दिया है। तो एस का क्या करेंगे, हम प्लस वन करेंगे, एस टी, और यू एन का एज इट इज। ये हमने कैसे निकाला, किस पहले वाले कथन से हमने इसका आंसर दे दिया, पहले वाले कथन से इसका हमने आंसर दे दिया है। और सेकंड में क्या दिया है, सन पूरे से उदय होता है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो हमारा कथन क्या होगा, पहला कथन सही है। ओनली फॉर ओनली पहला कथन अनुसरण करता है। देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फुटबॉल से संबंधित शब्द पूछा है हमें। दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित शब्द ही ऐसे हैं कि हमें नहीं पता होता, लेकिन जो अन्य शब्द होते हैं, अन्य शब्द देखो, गूगली क्या होता है, सबको पता है कि गूगली जो क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं इसे घुमाकर, उसको क्या बोलते हैं हम, गूगली। तो गूगली शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, क्रिकेट में। और वॉचमैन को तो दोस्तों सभी जानते हैं। और जो बच गया कौन सा, दूसरा, ये क्या है, हमारा नॉर्मल बोलचाल का शब्द है। दूसरा अगर इसको माने तो ये तो सभी खेल में यूज होता है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ये क्या है, सामान्य बोलचाल का शब्द है एक तरह से। तो बच गया कौन सा, ड्रिबल। तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा, ड्रिबल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें एक प्रश्न दिया है और उसके बाद में हमें दो कथन दिए हैं। तो फिर हमें पूछा है कि किस कथन से, या कौन से दोनों कथन से या हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो देखो प्रश्न क्या है हमारा, वित्तीय वर्ष 2017 में कंपनी एक्स द्वारा की गई कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है। फिर हमें कथन में क्या दिया है, कंपनी ने 2017 में वाई के 2000 उत्पादों की बिक्री की। प्रत्येक का मूल्य कितना था, 1000 रुपए था। अगर प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपए था तो 2000 उत्पादों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। अन्य किसी उत्पाद की बिक्री नहीं की, यानी कि उसने खाली और खाली क्या किया है, वाई वाई के उत्पादों की बिक्री की है, वाई के उत्पादों की बिक्री की है। देखो कंपनी का नाम अक्स है, कंपनी का नाम अक्स है और उसके प्रोडक्ट का नाम क्या है, वाई है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो हम इससे दोनों कथनों से आराम से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि 2017 में कंपनी एक्स द्वारा कुल बिक्री कितनी की गई, 20 लाख। क्योंकि कंपनी ने अन्य किसी उत्पाद की बिक्री नहीं की, ये हमें सेकंड कथन से पता चल रहा है। और फर्स्ट कथन से हमें पता चल रहा है कि इसने कितने उत्पादों की और कितने मूल्य में बिक्री की। तो ये हम दोनों कथनों से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारे दोनों कथन अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के कंप्लीट 7 दिसंबर 2018 की थी, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। दोस्तों अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि वो क्वेश्चन 40 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है। उसमें कुछ नहीं था, पूरी रामायण लिख रखी थी उस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, उतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और ऐसे क्वेश्चनों को आपको सबके लास्ट में करने हैं, क्योंकि 40 लाइनों को आप पढ़ते हो तो पढ़ने में आपकी 5 मिनट आराम से जाएंगी। तो दोस्तों आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना है जो आपके 5 मिनट लेके बैठ जाए। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको कितना मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। लेकिन इसी समय में अगर आप 4 क्वेश्चन भी करते हो तो दोस्तों 4 नंबर मिलते हैं। और 3 नंबर का मतलब होता है कि आप मिनिमम 30,000 स्टूडेंट से आगे जाते हो। 30,000 स्टूडेंट से आगे जाओगे आप, और वैकेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं है, 1 लाख और 3,000 की समथिंग की वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।